सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एकॉस्टिक न्यूरोमा के बारे में और उसकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। आप सबसे पहले समझते हैं सिंपल वर्ड्स में एकॉस्टिक न्यूरोमा क्या होता है। तो हमारे ब्रेन से 12 क्रेनियल नर्व्स निकलती है। इनमें से जो 8वीं क्रेनियल नर्व होती है उसमें अगर कोई स्लो ग्रोइंग बिनाइन ट्यूमर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एकॉस्टिक न्यूरोमा। सो इट इज़ बेसिकली अ बिनाइन स्लो ग्रोइंग ट्यूमर ऑफ 8th क्रेनियल नर्व। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब समझते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। हमारी 8th क्रेनियल नर्व को हम स्टैटो एकॉस्टिक नर्व कहते हैं। इसका फंक्शन होता है सुनना और बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना। तो अगर इसमें स्लो ग्रोइंग ट्यूमर भी हो जाएगा तो क्या होगा, बॉडी का बैलेंस बिगड़ेगा, सुनने में परेशानी होगी। तो सबसे पहला जो क्लिनिकल फीचर आता है वो आता है कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। देखो, जब नर्व अफेक्ट होती है तो न्यूरल हियरिंग लॉस होगा ना, तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, क्योंकि जो नर्व है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही। तो सबसे पहला जो क्लिनिकल फीचर आएगा वो आएगा यूनिलेटरल, एक साइड। देखो 12 क्रेनियल नर्व्स के पेयर होते हैं और एक साइड की अगर हमारी 8th क्रेनियल नर्व में एक ट्यूमर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एकॉस्टिक न्यूरोमा, और उससे एक साइड का हियरिंग लॉस होता है। तो यूनिलेटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। दूसरा क्या आएगा, टिनिटस, रिंगिंग साउंड आएगी ईयर में। और तीसरा आएगा इम्बैलेंस, बॉडी ठीक से बैलेंस, क्योंकि हमारे ईयर का मेन फंक्शन क्या है, हमारे ईयर का मेन फंक्शन है बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना। हियरिंग हमारे ईयर का सेकेंडरी फंक्शन है। तो अगर ईयर में कोई, या ईयर से सप्लाई होने वाली जो नर्व, ईयर को सप्लाई करने वाली जो नर्व है उसमें कोई फंक्शन आएगा और उसमें कोई डिसफंक्शन आएगा तो क्या होगा कि बैलेंस में भी दिक्कत आएगी। तो ये बेसिक फंक्शन था हमारी 8th क्रेनियल नर्व का। और इसके अगर ट्यूमर हो जाए तो उसके क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे वो मैंने आपको बता दिए। तो ये एक ब्रेन ट्यूमर है, ये हमारे कान में कुछ नहीं हो रहा, ये नर्व में हो रहा है। तो इट इज़ अ ब्रेन ट्यूमर और सेरिबेलो पोंटाइन एंगल पे होने वाला सबसे कॉमन ट्यूमर होता है। तो ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, जो लोग बहुत हाई लेवल पढ़ रहे हैं और उन्हें पता होगा कि सेरिबेलो पोंटाइन एंगल क्या होता है। जहाँ पे सेरिबेलम और पॉन्स मीट करते हैं उस जगह पे एक एंगल बनता है, उसको हम सेरिबेलो पोंटाइन एंगल कहते हैं। और वहाँ पे होने वाला सबसे कॉमन ट्यूमर है ये एकॉस्टिक श्वानोमा या एकॉस्टिक न्यूरोमा एंड वेस्टिबुलर श्वानोमा। और ये यूनिलेटरल रहता है, एक ही साइड ऑफ नर्व को अफेक्ट करता है। एक कंडीशन होती है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2, जिसमें ये दोनों साइड बाइलेटरल एकॉस्टिक न्यूरोमा हो जाता है, ठीक है। तो उसमें दोनों साइड का सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। तो ये याद रखना, ये एक्सेप्शन है। फिर इसमें ना अगर एक स्वेलिंग है, एक पूरा ट्यूमर बन रहा है ब्रेन के अंदर, तो वो किन किन नर्व्स पे अफेक्ट करेगा। तो ये 8, 5 और 7, 8, 7 और 5 ऐसे भी याद रख सकते हो। क्रेनियल नर्व 8 को अफेक्ट तो कर ही रहा है और उसके साथ 5 और 7 मतलब 5th क्रेनियल नर्व और 7th क्रेनियल नर्व को भी अफेक्ट करता है। 5th को अफेक्ट करेगा तो क्या होगा, कॉर्नियल रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाएगी। तो जिन पेशेंट में एकॉस्टिक न्यूरोमा होता है उनमें कॉर्नियल रिफ्लेक्स नहीं आती। और 7th को अफेक्ट करेगा तो क्या होगा कि देखो, मोटर डिवीजन होती है 7th क्रेनियल नर्व की, फेशियल नर्व है, और सेंसरी डिवीजन होती है। मोटर वाली जो होती है ना वो थोड़ी मोटी होती है, तो मोटर से मोटी याद रखना। मोटर वाली जो थिकर होती है तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। बट देखो, दबाने जाओगे किसी को तो जो पतला होगा वो आसानी से दब जाएगा, जो मोटा होगा वो आपको दबा देगा। तो ऐसे ही जो मोटर डिवीजन होती है फेशियल नर्व की, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता इस ट्यूमर से, ये ट्यूमर उसे दबा नहीं पाता। बट जो सेंसरी डिवीजन होता है वो पतला होता है तो उस पर फर्क पड़ता है। तो उस पर फर्क पड़ेगा तो क्या होगा कि जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है उसका पोस्टेरो सुपीरियर जो पार्ट है उसको सप्लाई करती है सेंसरी डिवीजन ऑफ फेशियल नर्व, उसमें लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगी। अब ये जो लॉस ऑफ सेंसेशन हो रहा है पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, इसको हम बोलते हैं हिट्ज़लबर्गर साइन। तो HITZELBERGER, हिट्ज़लबर्गर साइन। तो ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन पोस्टेरो सुपीरियर सेगमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल विच इज सप्लाइड बाय द सेंसरी डिवीजन ऑफ फेशियल नर्व। तो ये हमें इसके क्लिनिकल फीचर देखने को मिल गए। अब आप ऑटोस्कोपी, जब आप देखोगे ईयर को ऑटोस्कोप से तो क्या आपको फाइंडिंग देखने को मिलेगी, जो हमारा ईयर ड्रम है उस पर क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी। सो इट विल बी एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये एक ब्रेन ट्यूमर है। तो ईयर में हमें कोई भी फाइंडिंग नहीं देखने को मिलती एज सच, तो नॉर्मल होगा। अब इन्वेस्टिगेशंस क्या कराओगे, तो देखो सुनने में परेशानी हो रही है तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री होता है, टोन डीके टेस्ट होता है। और क्योंकि ये रेट्रो कॉक्लियर है, कॉक्लिया हमारे इनर ईयर का पार्ट होता है,
तो कॉक्लिया से भी पीछे, कॉक्लिया के भी बाद कहीं दिक्कत आ रही है, तो ये एक रेट्रो कॉक्लियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। तो इसके लिए हम कराते हैं टोन डिके टेस्ट, ठीक है, टोन डिके टेस्ट। और क्या होता है कि टोन डिके फास्टर होता है इन पेशेंट्स विद रेट्रोकॉक्लियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ठीक है। फिर नॉर्मल टाइम जो होता है टोन डिके का वो 60 सेकेंड्स होता है, बट इन पेशेंट्स में सिर्फ 10 सेकेंड्स रह जाता है। फिर स्पीच ऑडियोमेट्री, क्योंकि ब्रेन में ट्यूमर है, ब्रेन में ट्यूमर होगा तो सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम हो जाएगी, तो इसमें क्या होता है स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर पुअर हो जाता है। और रोल ओवर फिनोमेना देखने को मिलता है। रोल ओवर फिनोमेना का मतलब कि आप आवाज़ बढ़ाओगे तो उसे और भी समझ नहीं आएगा। नॉर्मली किसी को बहरापन होगा, किसी को डेफनेस होगी, तो आवाज़ बढ़ाने पे उसे चीज़ें समझ आने लगेगी। बट रोल ओवर फिनोमेना क्यों हो रहा है इसमें? क्योंकि उसका जो साउंड का इंटेंसिटी जब आप बढ़ा रहे हो तो वो फिर डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी नर्व में प्रॉब्लम है। और अगली इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे? बेरा, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। एंड देन बेस्ट रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या होगा? MRI ऑफ ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं गैडोलिनियम एनहेंस्ड MRI। सो ये हमने इसका पढ़ लिया पूरा, एकॉस्टिक न्यूरोमा के क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशंस और सारी चीज़ें जो जो भी आपको मिलेगी। थेरेप्स, अब इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या हो सकती हैं? तो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन और स्पेसिफिक है चिनोपोडियम एंटहेलमिंटिकम, जो कि अफेक्शंस ऑफ ऑडिटरी नर्व में यूज होती है। चिनोपोडियम एंटहेलमिंटिकम, CHENOPODIUM, चिनोपोडियम, ANTHELMINTICUM, हेलमिंटिकम, ठीक है। अगली जो रेमेडी है, क्योंकि एक कैंसर मतलब एक बिनाइन ट्यूमर है, बेनाइन ग्रोथ है, बट अगली जो रेमेडी है वो ऐसी रेमेडी है जिसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कोनियम। एंड इसमें आपको इंडिकेशंस क्या मिलेंगे? डिफेक्टिव हियरिंग, कैंसरस डायथिसिस, एग्रेवेशन ऑन लाइंग डाउन वाइल सेलिवेटिंग एंड टर्निंग और राइजिंग इन बेड। जैसे ही वो सिर को घुमाएगा बेड पे तो उसे क्या होगा? चक्कर आने लगे। वर्टाइगो ऑन लाइंग डाउन एंड व्हेन टर्निंग ओवर इन बेड, ठीक है। देन ग्रेफाइट्स, अगली जो मेडिसिन है ग्रेफाइट्स है। हार्डनेस ऑफ हियरिंग, हिसिंग इन द ईयर, डेटोनेशन इन द ईयर लाइक रिटॉर्ट ऑफ अ गन। ऐसा लगेगा कि गोली चला के जब आवाज़ वापस आती है ना, रिटॉर्ट होता है गन का, गोली चलाते हैं तो बंदूक में जो रिटॉर्ट होता है, तो वैसी साउंड आ रही है, ठीक है। एंड एग्रेवेशन होगा नाइट में एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस। फिर अगली जो मेडिसिन है वो है एम्ब्राग्रीसिया, एंड इसमें भी स्लो कॉम्प्रीहेंशन होगा, वर्टाइगो विद वीकनेस एंड टीयरिंग पेन्स इन अपर हाफ ऑफ ब्रेन, हियरिंग इम्पेयर्ड, सेनाइल डिजीनेस। अब डिजीनेस क्यों होगी? बैलेंस को कंट्रोल करती है स्टेटोअकॉस्टिक या वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, तो डिजीनेस रहेगी। एंड स्लो मोशन इन एयर से इसको एमिलरेशन होगा, एंड म्यूजिक से, मॉर्निंग से और वार्म रूम से एग्रेवेशन होगा। अगली जो मेडिसिन है वो है चिनिनम सल्फ, जिसमें वायलेंट रिंगिंग, बजिंग एंड रोरिंग इन ईयर्स विद डेफनेस होता है। और उसके नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है सल्फर, जिसमें विजिंग इन ईयर्स, जिसको हम टिनिटस बोलते हैं, डेफनेस प्रिसीडेड बाय एक्सीडिंगली सेंसिटिव हियरिंग, एंड एग्रेवेशन होगा नाइट में एंड पीरियोडिकली, एंड एमिलरेशन होगा लाइंग ऑन राइट साइड एंड वेट वेदर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एकॉस्टिक न्यूरोमा। और मैंने नोट्स आपको इसलिए नहीं दिए क्योंकि मैं चाहता था कि आप साथ साथ में लिखो, क्योंकि आप लिखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, आपकी ज़्यादा सेंसेस एंगेज रहेंगी पढ़ने में। और अगर फिर भी आपने नोट्स नहीं बनाए तो आप वीडियो को दोबारा देख के एक बार नोट्स बना लो। आई विल ट्राई कि मैं कुछ ऐसा टेलीग्राम चैनल टाइप बनाऊँ जिस पे मैं नोट्स अपलोड करता रहूँ, बट उसमें भी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो एग्ज़ाम्स के बाद मोस्ट प्रोबेबली आई विल डू दिस, बट तब तक के लिए आप एटलीस्ट खुद से लिखने की कोशिश करो, इससे आपका ही बेनिफिट है, आपको चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।